हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे होम साइंस के एग्जाम पेपर के बारे में जो हुआ था 2004 में। बेसिकली होम साइंस का एग्जाम टीजीटी का हमारा 2004 से स्टार्ट हुआ है। तो एज हमने अपना न्यूट्रिशन का पार्ट कंप्लीट कर लिया है, तो हम अपने आहार और पौष्टिकता की सारे ही क्वेश्चंस को 2004 में जो क्वेश्चन पेपर में आए थे उनको धीरे धीरे सिलेबस में कंप्लीट करेंगे, सो दैट हमें पता चले कि हमारी क्या क्या चीजें रह गई हैं उसमें से पढ़ने के लिए और क्या क्या हमने कवर कर लिया है। जो भी पॉइंट्स हमारे बकाया होंगे, जो रह गए होंगे, उनको हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर लेंगे। और साथ में ही हमारा होम मैनेजमेंट की वीडियोस भी आपको मंडे से देखने को मिलेंगी। तो चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में। ये है आपका 2004 का टीजीटी का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, शरीर के आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला पदार्थ कौन सा है? आपको आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल भी लेजीनेस ना करें, सभी लोग अपना आंसर लिखेंगे। मैं आपको टाइम देती हूँ थोड़ा सा, सो दैट आप अपना क्वेश्चन देखकर उसका आंसर सिलेक्ट कर सकें। यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है वसा, विटामिन, फॉस्फोरस और प्रोटीन, यानी कि फैट, विटामिन्स, फॉस्फोरस एंड प्रोटीन्स। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? आई होप आप लोगों ने आंसर अपना लिख दिया होगा, तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। उसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, यानी कि आंसर 2, विटामिन्स। शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला पदार्थ विटामिन होता है। विटामिन शरीर के उपापचय क्रियाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी कमी से अभाव जनित रोग हो जाते हैं, अतः इन्हें वृद्धि तत्व भी कहते हैं। हम विटामिन को क्या कहते हैं? वृद्धि तत्व भी कहते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि इनको वृद्धि तत्व भी कहा जाता है। सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम 1881 में लूनिन ने विटामिन की खोज की थी। यहां से आपको एक क्वेश्चन का और आंसर मिल गया, यानी कि 1881 में लूनिन ने विटामिन की खोज की थी। अगर हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें उससे भी 2 से 3 क्वेश्चंस के आंसर और पता चल जाते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना बहुत जरूरी है और हमारे टाइम मैनेजमेंट की भी स्किल डेवलप होती है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेरिंग, मैक्रल, सालमन और सार्डिन मछलियों में पाए जाते हैं। इनमें कौन से विटामिन पाया जाता है, ये आपको इसमें टिक करना है। ये कुछ क्वेश्चंस को मैं पहले भी एक वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, बट क्योंकि ये सीरीज कंप्लीटली एक साथ होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर भी इंक्लूड किया है। तो इसका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन ई। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही आंसर है विटामिन ई। विटामिन ई यानी कि हेरिंग और मेरकल, साल्मन और सार्डिन मछलियां जो होती हैं उनमें विटामिन ई पाया जाता है। ये विटामिन ई के प्राणिज स्रोत हैं। इनके अलावा तेल, गेहूं, सोयाबीन और अंडों की जर्दी में भी विटामिन ई पाया जाता है। इसकी कमी से पुरुषों और स्त्रियों में बाध्यता उत्पन्न हो जाती है और इससे बांझपन रोगी विटामिन भी कहा जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि रोधी विटामिन कौन सी होती है, रिप्रोडक्टरी सिस्टम के लिए जो हेल्पफुल होती है, जो प्रेगनेंसी के लिए हेल्पफुल होती है, वो विटामिन ई होती है और इन सारी ही मछलियों में विटामिन ई पाई जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है? मतलब उन्होंने कौन सा फूड ग्रुप जो है वो प्रपोज किया है। यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा 4 खाद्य वर्ग की, 5 खाद्य वर्ग की, 7 खाद्य वर्ग की और 11 खाद्य वर्ग की। अब यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 5 वाले की तो आईसीएमआर ने की है और 7 वाले के लिए कोई मतलब ऐसे ऐसा उसमें वो नहीं है कि 7 वाले की इसने की है, लेकिन 7 वाला होता है 7 खाद्य वर्ग का। अब हमारा 4 का हमारा कोई फूड ग्रुप है नहीं, फिर उसके बाद हमारा बचता है 11 खाद्य वर्ग। तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है हमारा? हमने जैसे अपने आप से ही आंसर्स को चेक करना शुरू कर दिया, आईसीएमआर इसका है, ये होता नहीं है। और उसके बाद जो 7 खाद्य वर्ग है उसका अनुशंसा भी किसी की क्लियरली बताई नहीं गई है। तो हमारा ऑप्शन में क्या बचा? 11 खाद्य वर्ग। तो 11 खाद्य वर्ग इसका सही आंसर है। डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। इसमें आपका आता है अनाज एवं ज्वार,
सेकंड है हमारा दाल एवं फलियां, फिर उसके बाद हमारा है गिरियां और तिलहन, फिर आता है हमारे सब्जियां, फल और दूध एवं दूध से बने पदार्थ, अंडे, मांस, मछली व अन्य प्राणिज आसर, और फिर आता है हमारा वसा एवं तेल, शक्कर आदि अन्य स्टार्च भोजन और मिर्च मसाले। इन्होंने सारी ही चीजों को अपने 11 फूड ग्रुप में इंक्लूड किया है। देखिए मिर्च मसाले भी इन्होंने ऐड किए हैं, और इन्होंने जो फल और सब्जियां हैं उनको अलग कर दिया है, दूध को अलग किया है, एग को अलग किया है और मीट को अलग किया है। इसीलिए इनका जो फूड ग्रुप है वो 11 वाला ये फॉलो करते हैं। अदरवाइज ये सारी ही चीजें 5 फूड ग्रुप में भी हैं जो आईसीएमआर ने दी हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, एग और मीट्स को एक में कर दिया है, फल सब्जियों को एक साथ कर दिया है, मिर्च मसालों को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है, शुगर्स और फैट्स को उन्होंने एक साथ कर दिया। इसीलिए वो 5 फूड ग्रुप की कैटेगरी में उस चीजों को इंक्लूड करके कंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, त्वचा झुर्रीयुक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और आई होप इसका आंसर आप सबको पता होगा। तो इसका आंसर है कुपोषण का, यानी कि जब हमारी बॉडी में मेल न्यूट्रिशन हो जाता है, मेल नरिश्ड हो जाता है कोई पर्सन, तब उसकी जो त्वचा है वो झुर्रियों युक्त और उसका रंग पीला होने लगता है। जब शरीर में भोजन का ये सभी पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते हैं, तब शरीर की अवस्था कुपोषित कहलाती है। शरीर के लिए निर्धारित मात्रा में पोषक तत्वों का मिलना ना मिल पाने से अल्प पोषण होता है, आवश्यकता से अधिक मिलने पर अति पोषण हो जाता है, और ये दोनों ही कुपोषण की स्थिति होती है। यानी कि चाहे अल्प पोषण हो चाहे अधिक पोषण हो, ये दोनों ही कैटेगरी किसकी है, हमारे कुपोषण की। या चाहे तो आपको अधिक मिल रहा हो चाहे आपको अल्प पोषण मिल रहा हो, तो ये दो कैटेगरी हैं हमारे कुपोषण की। बल्कि पर कुपोषण हमारा मेन होता है, मेन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कुपोषण पर पहले टिक करेंगे, अगर कुपोषण नहीं होगा तब आप अल्प पोषण या अधिक पोषण की कैटेगरी में जाएंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दूध तथा दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ, मछली, अंडा, दालें, चना, सोयाबीन और सूखी मटर, सेम और तिलहन, अनाज, मेवे आदि होते हैं। शरीर निर्माण पदार्थ या फिर ऊर्जा भोज्य पदार्थ, सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ, कोई भी नहीं। अब आप इनमें से आंसर बताइए कि इनमें कौन सा सही आंसर है। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर टाइप कर दिया होगा, कमेंट सेक्शन में आपने अपना आंसर बता दिया होगा। तो मैं आपको बताती हूँ, इसका सही आंसर है आपका, आपने लिख दिया? हाँ, तो अब हम बताते हैं आपको। इसका आंसर है सही ए, शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ। जैसा कि हम जानते हैं कि ये सारी चीजें, सभी चीजें, इन सभी में प्रोटीन है भरपूर मात्रा में। ये प्रोटीन का मेन सोर्स कह सकते हैं, या फिर कहें कि एक रिच सोर्स है ये सारी ही चीजें। तो ये सारी चीजें शरीर का, जब प्रोटीन का रिच सोर्स है तो वो क्या करेंगी, वो हमारी बॉडी बिल्डिंग का काम करेंगी, हमारे शरीर में निर्माण करेंगी। हमारे टूट फूट जो हो गई है उनका, टूट फूट ऊतकों की हो गई है उनको रिपेयर करेंगी। तो ये सारे काम हमारे प्रोटीन के होते हैं। अगर ऊर्जादायक की बात करें तो वो हमारा कार्बोहाइड्रेट करेगा, सुरक्षात्मक की बात करें तो वो काम हमारा फैट करेगा। तो बचा कौन, निर्माणात्मक कार्य। निर्माणात्मक कार्य, बॉडी बिल्डिंग का काम हमारे ये सारी ही चीजें प्रोटीन वाली करेंगी। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 6 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, जिसमें पूछा गया है जल द्वारा पकाने की विधि को कितने भागों में बांटा गया है। हम पानी की विधि के द्वारा बहुत चीजों को पकाते हैं, जैसे कि हम बॉइलिंग करते हैं, हम स्टीमिंग करते हैं, और इसी तरीके से हम भोजनों को पकाते हैं। तो उसमें कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देखिए, सबसे पहले दिया गया है उबालना, धीरे धीरे उबालना, धीमी आग पर पकाना। फिर है उबालना और धीरे धीरे उबालना। फिर है उबालना और धीमी आग पर पकाना। फिर उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि उबालना तो होता है, उबालना और धीमी आग पर पकाना ये होता है, उबालना और धीरे धीरे उबालना ये भी होता है। लेकिन जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है उसमें इन तीनों ही चीजों को इंक्लूड किया गया है। तो हमारा सही आंसर होगा, जब हम जल के द्वारा पकाते हैं तो उबालते भी हैं, धीरे धीरे भी बॉईल करते हैं हम चीजों को,
और हम साथ में ही आग पर धीमी आग पर भी पकाते हैं, स्टीमिंग वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। तो हमारा सही आंसर होगा आंसर ए, यानी कि आंसर 1 हमारा सही आंसर होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे के बर्तन में पानी डालकर वाष्प के द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि, नीचे के बर्तन में पानी डालकर ऊपर छलनी या कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है, इसे क्या कहते हैं? वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि, वाष्प द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि, जल द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि या जल द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि मतलब डायरेक्ट मेथड, जिसमें आप डायरेक्ट ही किसी जो आपका फूड आइटम है उसको आप कनेक्ट कर रहे हैं या फिर उसके साथ में ले रहे हैं, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है। अप्रत्यक्ष विधि में जिसमें कि आप उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट में फूड को नहीं ले रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जब हम ये वाली प्रोसेस कौन सी हो रही है, जब हम इडली बनाते हैं यानी कि हम जब ढोकला बनाते हैं, ये हमारी वाष्प के द्वारा बनती हैं, स्टीमिंग के द्वारा बनती हैं चीजें, और उसके ऊपर हम छलनी रखते हैं। तो सेम वही प्रोसेस इसमें बताई गई है। तो इसमें हम कौन सी कहेंगे? वाष्प द्वारा प्रत्यक्ष पकाने की विधि, क्योंकि इसमें जो हीट है वो डायरेक्ट फूड को लग रही है। तो ये एक तरीके से हमारा हुआ वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि। इसका सही आंसर है आंसर ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राणिज भोज्य पदार्थों और वानस्पतिक भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। तो वो कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमें प्राणिज द्वारा प्राप्त होता है और हमें वनस्पति के द्वारा भी प्राप्त होता है, यानी कि ये हमारा प्लांट सोर्स से भी हमें मिलेगा और एनिमल सोर्स से भी मिलेगा। ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, खनिज लवण, वसा, प्रोटीन और विटामिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब देखिए, खनिज लवण क्या करते हैं, हमारी बॉडी में हमें प्रोटेक्शन देते हैं, हमारे न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। फैट हमें प्रोटेक्शन देता है, हमारे मतलब बाहर के आघातों वगैरह से बचाता है, हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन क्या करता है, हमें सुरक्षात्मक एक हमारी बॉडी में बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। विटामिन क्या करते हैं? विटामिन जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये हमारी बॉडी में नियामक कार्य करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में संतुलन बनाने का काम करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। हालांकि इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है और इसका क्वेश्चन पर सारी ही चीजों पे क्वेश्चन पर डिबेट हुआ था। जब ये 2004 का पेपर हुआ था तो उसमें उन्होंने बताया था कि इन्होंने ये आंसर दिया था विटामिन को इन्होंने इंक्लूड किया था, लेकिन ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो केवल एक चीज के द्वारा ये सारे ही पदार्थ प्राप्त हो जाएं। तो क्योंकि हमारे एनिमल सोर्स से और जो हमारा प्रोटीन, हमारा एनिमल सोर्स और हमारे प्लांट सोर्स होते हैं, उन दोनों से ही ये सारी चीजें मिलती हैं। तो हम यहाँ पर ये आंसर न लगा के, अगर आपको आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, तो आपको वो आंसर लगाना है। कोई एक आंसर नहीं होगा, अगर होगा तो फिर से क्वेश्चन गलत हो जाएगा और वो आपको कॉमन मार्क सभी को मिलेगा। तो इसका आंसर है वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण सभी प्राणिज भोज्य पदार्थों, वनस्पति भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। प्राणी जगत में दूध तथा दूध से बने हुए भोज्य पदार्थ जैसे मक्खन, दही, पनीर, घी आदि वसा प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं। मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, नारियल एवं सूखे मेवे वसा प्राप्त देते हैं, मतलब हम लोगों को। और विटामिन तथा प्रोटीन प्राप्ति प्राणिज्य भोज्य पदार्थों से, जैसे मांस, मछली, अंडे, दूध, इन सभी से होती है। वनस्पति स्रोत हमारा सोयाबीन, मटर, दालें और हरी सब्जियां होती हैं। तो हम एक चीज को इसमें टिक नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सोर्सेज हैं इनसे ये सारी ही चीजें हमें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन 9, जिसमें हम बात कर रहे हैं भोज्य पदार्थों में मिलावट से होते हैं, यानी कि जब अगर फूड अडल्ट्रेटेड है और हमने वो कंज्यूम कर लिया है तो उससे हमें क्या दिक्कत होगी, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सुपोषण तो होगा ही, क्योंकि फूड अडल्ट्रेट है और वो खराब है, हमारी बॉडी में जाएगा तो खराब करेगा। स्वस्थ जीवन भी नहीं हो सकता। और फिर हमारा ऑप्शन बचता है कुपोषण। कुपोषण होगा क्योंकि जो हमें न्यूट्रिएंट चाहिए थे वो उसमें से या तो निकाल लिए गए
या फिर उसमें कोई और खराब चीजें ऐड कर दी गई तो हमारी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा, कुपोषण। तो हमारा सही आंसर इसमें आएगा कुपोषण। इनमें से कोई नहीं को हम नहीं लेंगे, स्वस्थ जीवन हो नहीं सकता और सुपोषण हो नहीं सकता। तो सही आंसर हमारा क्या बचा, कुपोषण। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। नेक्स्ट है हमारा, भूंजने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है। यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, जल द्वारा पकाने की विधि में, वाष्प द्वारा पकाने की विधि में, चिकनाई द्वारा पकाने की विधि में, वायु द्वारा पकाने की विधि में। तो आपको सही आंसर बताना है इसका कमेंट सेक्शन में। भूनने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है, यानी कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है, ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम अपने किसी फूड आइटम को भून भी सकते हैं, यानी कि रोस्ट कर सकते हैं और सेक भी सकते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें ऑप्शंस के बारे में, तो जल द्वारा पकाने की विधि में तो हम क्या करते हैं, हम स्टीमिंग करते हैं, हम बॉइलिंग करते हैं, तो भूनना सेकना हुआ नहीं, तो ये गलत आंसर है। फिर है वाष्प द्वारा पकाने में, तो वही हम स्टीमिंग कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है हमारा चिकनाई द्वारा। चिकनाई द्वारा में हम क्या करते हैं, हम डीप फ्राई करते हैं, शैलो फ्राई करते हैं चीजों को, तो भूनना सेकना तो होगा नहीं, वहां पे फिर होता तलना भूनना हो जाता। फिर नेक्स्ट हमारा आता है वायु द्वारा पकाने की विधि में। तो इस विधि के द्वारा भोज्य पदार्थ को भूंजा व सेका जाता है। जैसे कि आपने एयर फ्रायर का नाम सुना होगा, एयर फ्रायर के थ्रू हम क्या करते हैं, हम फूड को उसमें कोई हमने ऑयल डाला नहीं, वाटर डाला नहीं, कोई अलग से चीज डाली नहीं है आग में, तो उसमें क्या हो रहा है कि वायु के द्वारा जो गर्म हवा निकल रही है आग से, तो उसके द्वारा वो चीज पक रही है। खाद्य सामग्री को पकाने की एक व्यापक विधि है वायु के माध्यम से पाक क्रिया। इस विधि के अंतर्गत गर्म वायु का प्रयोग किया जाता है। इस विधि को तीनों रूप में प्रयोग में लाया जाता है, जैसे भूनना, सेकना, भट्टी या तंदूर में पकाना भी इसे कहा जाता है। तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा और समझ भी आ गया होगा। तो हमारा सही आंसर है आंसर नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं किस टेम्परेचर पर, 0 to 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, या फिर 0.97 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, या 35 to 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, या 20 to 45 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हमारे जो एग और मिल्क है, अगर हमें उन्हें खराब होने से बचाना है, तो वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर वो सुरक्षित रह सकते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका आंसर नंबर 3, यानी कि दूध तथा अंडा 35 to 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रहते हैं। फल, अंडा, दूध, मांस, मछली सभी ठंडे ताप के कारण जम जाते हैं, जिसमें निहित सड़ाने वाले शुक्राणु की क्रिया शून्य हो जाती है और शुक्राणु की वृद्धि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे रुक जाती है। इसीलिए जो अंडा और दूध है, ये सारी चीजें आपकी 35 to 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर प्रिजर्व रहती हैं या फिर सेफ रहती हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे बोतलों के द्वारा संरक्षण में आवश्यक नहीं होती है। सबसे पहले है हमारा ऑप्शन, फलों की बोतलों का पर्याप्त रूप से गर्म करना। अरे ये तो बहुत जरूरी है, अगर हम कोई भी चीज को प्रिजर्व कर रहे हैं, अगर उसमें मॉइस्चर होगा, गर्म नहीं करेंगे तो मॉइस्चर रह जाएगा, या फिर कोई बैक्टीरिया होगा तो वो रहेगा, वो हमारे खाने को खराब कर देगा। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। फिर है निहित वायु, इसमें निहित वायु को बाहर निकालने या सीलबंदी करना, ये भी बहुत जरूरी है। जो केनिंग होती है उसमें क्या होता है कि उस जो हमारी केन होती है उसमें से सारी ही एक्स्ट्रा जो एयर होती है उसको निकाल दिया जाता है और बाद में उसको एयर टाइट पैक कर दिया जाता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। उससे धीरे धीरे पकाना, धीरे धीरे पकाने से बैक्टीरियाज किल होते हैं, वाटर जो है एक्स्ट्रा जो कि खाने को जल्दी खराब कर सकता है, सड़ा सकता है, वो भी खत्म हो जाता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ। तो लास्ट हमारा बचता है उसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना, ऐसा नहीं होता है जब हम प्रिजर्वेशन करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, ये जब उन्होंने बोला है कि बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है, हमें ये करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमारा सही आंसर हुआ उसमें सांद्र गंधक का अम्ल को मिलाना। तो यहाँ हमारा आंसर होता है आंसर 4। तो इस तरीके से हमने
12 क्वेश्चंस को अपने चेक कर लिया, कवर कर लिया है, जिसमें हमने देखे हैं कि सही सही आंसर्स क्या हैं और जो बाकी ऑप्शन है वो आंसर क्यों नहीं हो सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching my videos and stay tuned for more videos for home science subject. Thank you and have a good day. Bye bye.